हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए 4। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा की। देखो, हम आम्ल और क्षार की अवधारणा ही पढ़ रहे थे, तो इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने आर्रेनियस अवधारणा की बात करी थी। भाई, आर्रेनियस अवधारणा आम्ल और क्षार को किस तरीके से परिभाषित करता है, और इस वीडियो के अंदर अपन ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा की बात करेंगे। इससे अगला जो वीडियो है उसके अंदर अपन लुईस अवधारणा की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा की। इसने अम्ल और क्षार को किस तरीके से परिभाषित किया। तो हम ले लेते हैं आज ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा। ये अम्ल और क्षार को समझाने की दी गई अवधारणा है। तो देखो भाई, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था जोहान्स ब्रॉन्स्टेड और ब्रॉन्स्टेड, और जो दूसरा वैज्ञानिक था उसका नाम था थॉमस एम लोरी। थॉमस एम लोरी। तो इन दोनों ने मिलकर के यह सिद्धांत दिया था, यह अवधारणा दी थी अम्ल क्षार की अवधारणा। अब इस अवधारणा में ये क्या कहता है, यह अभिक्रिया विशेष पर बात करेगा। कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए उसके अंदर कोई पदार्थ प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का मतलब समझते हो? प्रोटॉन अपन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन। तो भाई प्रोटॉन बोला जाता है H+ आयन को। H+ आयन को क्या बोला जाता? प्रोटॉन बोला जाता है। तो यह अवधारणा कहती है कि कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन देता है तो वो अम्ल है, और यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वो क्या है? क्षार है। कोई पदार्थ प्रोटॉन देता है तो वो क्या है? अम्ल है, और कोई पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या है? क्षार है। तो इस अवधारणा का एक नाम और है, इस अवधारणा को अपन बोलते हैं प्रोटॉन दाता ग्राही अवधारणा। अंग्रेजी में आप बोल सकते हो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, यानी कि इसमें बात किसकी कर रहे हैं अपन? प्रोटॉन देने या लेने की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा। तो एक उदाहरण अपन समझते हैं, काल्पनिक उदाहरण ले रहा हूं, अभी वास्तविक उदाहरण नहीं ले रहा हूं, तो समझना बात को। मान लीजिए आपके पास में एक यौगिक है Ha। अब इसके पास में H है, मतलब ये H को H+ आयन के रूप में दे सकता है, मतलब प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है ये। और दूसरा आपके पास में पदार्थ है B। दोनों के बीच में मान लीजिए कोई अभिक्रिया होती है। अब अभिक्रिया होने से देखो क्या होता है कि ये H+ आयन के रूप में इसको दे देता है, तो हमें प्राप्त होता है A- एक, तो और साथ में हमें प्राप्त होता है Hb+। ठीक है ना भाई? देखो यहां पर दो आवेश है, H+ और A-। तो A- यहां अकेला रह गया और H+ वहां चला गया इस B के पास में। तो ये तो उदासीन था, और ये H+ इसके पास में गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो दोनों के साथ में रहेगा। ठीक है ना? अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये जो Ha है ये प्रोटॉन दाता है। ये क्या है? प्रोटॉन दाता। तो प्रोटॉन दाता इस अवधारणा के अनुसार क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो ये क्या हो गया साहब? अम्ल हो गया। क्या हो गया? ये अम्ल। और इस बी ने क्या किया है? प्रोटॉन को ग्रहण किया है। ये प्रोटॉन ग्राही हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। तो इसे अपन लिख देते हैं
प्रोटोन ग्राही और प्रोटोन ग्राही क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे साहब। क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। तो ये अवधारणा अम्ल और क्षार को किस तरीके से परिभाषित करेगी, या क्या कह रही है परिभाषा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें प्रोटोन दाता तो अम्ल कहलाते हैं, प्रोटोन ग्राही क्षार कहलाते हैं। क्या कहना चाह रही है ये अवधारणा कि प्रोटोन देने वाले जो पदार्थ वो अम्ल कहलाते हैं और प्रोटोन को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये कहना चाहती है ये, ठीक है ना। अब एक बात अपन समझते हैं, और भाई A- के पास में क्या था? पहले H+ आयन था। A- है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज वाला आयन था, तो ये स्टेबल था, उसके साथ स्थायी था। लेकिन ये B ज्यादा पावरफुल था, उससे जबरदस्ती B ने क्या किया? जबरदस्ती इस A- से प्रोटॉन को ले लिया। ये देना ही नहीं चाहता था प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास में ऋणावेश है। इसके पास में कोई धनावेशित आयन रहता है तो ये स्थायी रहता है। ये क्यों देना चाहेगा उसको, धनावेशित को? क्योंकि ये ऋणावेशित और धनावेशित को आकर्षित करके रखेगा है तो खुद ही। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल था इससे, इस वजह से इसने क्या किया? प्रोटॉन इससे छीन लिया। देना नहीं चाहता था, लेकिन इसने क्या कर लिया? इससे छीन लिया। अब इसको कोई कमजोर मिल जाए ना इससे, तो ये उससे क्या कर सकता? प्रोटॉन को ले सकता है। कोई इससे भी ज्यादा कमजोर इसको मिल जाए तो ये उससे क्या करेगा? प्रोटॉन को छीन लेगा, क्योंकि इसको प्रोटॉन की जरूरत है। ये तो क्या ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इससे छीन लिया इसने। ये देना तो नहीं चाहता था, लेकिन छीन लिया गया इससे। तो भाई अब इसके पास में एक क्षमता है कि ये प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, किसी और से प्रोटॉन को ले सकता है। तो ये किसका काम करेगा? अब क्षार का काम करेगा, क्योंकि प्रोटोन ग्राही क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इधर वाले अम्ल ने एक प्रोटोन तो क्या कर दिया? इस क्षार को दे दिया, लेकिन इसके बाद में ये जिस रूप में मिला हमें, वो रूप क्या करना चाहेगा? प्रोटोन को लेना चाहेगा। यानी ये किसका काम करेगा? अब क्षार का काम करना चालू कर देगा। तो भाई इस तरीके से एक अन्य क्षार यहां पर बनेगा, और ये क्षार किससे बना है? अम्ल से बना है। ये अम्ल था और इसी से ये क्या बना है? क्षार बना है। तो इसे अपन बोलते हैं अम्ल का सयुग्मी क्षार। अम्ल का सयुग्मी क्षार, ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखो इसको, ये H+ आयन दे सकता है अब किसी और को, इसके पास में क्षमता है। इस B से भी ज्यादा कोई पावरफुल मिल जाए ना इसको, तो इसको प्रोटॉन देना पड़ेगा उसको, वो छीन लेगा इससे इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि अब वो प्रोटॉन क्या कर सकता? दे सकता है। इस क्षार से वो बना है H+ आयन लेकर के। इस क्षार से ये वाला जो आयन है ये बना है, किस तरीके से बना? H+ आयन लेकर के। अब उसके पास में H+ आयन देने की क्षमता है, तो किसका काम करेगा? वो अम्ल का काम करेगा। लेकिन बना किससे है? वो क्षार से बना है, तो उसे अपन बोलते हैं क्षार का सयुग्मी अम्ल। क्षार का सयुग्मी अम्ल। तो देखो यहां पर इस अवधारणा के अंदर सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार की बात भी कही गई है। सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार की बात भी इस अवधारणा के अंदर कही गई। कोई पूछ ले प्रश्न कि सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार की अवधारणा कौन सी अम्ल क्षार की अवधारणा के अंदर बताई गई है, तो आपको बताना है ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अंदर ही ये बात कही गई है। तो इस अवधारणा का मतलब अपन सीधा सीधा समझते हैं। देखो अपन क्या बता रहे हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा, तो ये अवधारणा जोहान्स ब्रोंस्टेड और थॉमस ओम लोरी वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। और इस अवधारणा के अंदर अनुसार प्रोटॉन दाता या प्रोटॉन देने वाले तो अम्ल कहलाते हैं, और प्रोटॉन ग्राही या प्रोटॉन लेने वाले क्षार कहलाते हैं। लेकिन आगे इस अवधारणा में ये क्या कहता है कि एक अम्ल क्षार प्रक्रम जब होता है, यानी कि एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया होती है। आर्हेनियस अवधारणा के अंदर अपन ने उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला था, लेकिन यहां उदासीनीकरण अभिक्रिया अपन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन नहीं कर रहे हैं, वापस से अम्ल और क्षार बना रहे हैं। वहां लवण और जल बन जाता था, तो यहां पर मैं सीधा शब्द काम में ले रहा हूं। भाई एक अम्ल क्षार अभिक्रिया में या फिर एक अम्ल क्षार प्रक्रम में क्या होता है?
एक अम्ल क्षार अभिक्रिया या अम्ल क्षार प्रक्रम में एक प्रोटॉन का स्थानांतरण अम्ल से क्षार की ओर होता है। ये अम्ल है, इसने प्रोटॉन क्षार को दे दिया, तो एक प्रोटॉन का स्थानांतरण अम्ल से क्षार की ओर होता है, जिससे एक अन्य क्षार बनता है, जिसे तो अपन बोलते हैं अम्ल का संयुग्मी क्षार, और एक अन्य अम्ल बनता है जिसे अपन बोलते हैं क्षार का संयुग्मी अम्ल। भाई इधर जो अम्ल था वो इधर क्षार में बदल गया, तो ये क्या बन गया, अम्ल का संयुग्मी क्षार, और इधर जो क्षार था वो उधर जाकर के अम्ल में बदल गया, जिसे अपन ने बोल दिया क्षार का संयुग्मी अम्ल। भाई अम्ल का इसलिए बोला क्योंकि अम्ल से बना है अम्ल का संयुग्मी क्षार, और उसको क्षार का इसलिए बोला क्योंकि क्षार से बना है क्षार का संयुग्मी अम्ल। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। आप चाहें तो रिएक्शन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। 2 उदाहरण मैं आपको लेकर के और इस अवधारणा को समझाता हूं अच्छे से, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। उदाहरण लेते हैं अब अपन एक, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए HOH, ये जल है, ठीक है ना, इसमें 2 आयन मौजूद है H+ और OH-, और यहां पर मैंने ले लिया साहब NH3 अमोनिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। एक रिएक्शन कैसे होता है समझते हैं। भाई प्रोटॉन इसके पास में H+ OH-, तो H+ प्रोटॉन है इसके पास में, ये प्रोटॉन इसको दे देगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन इसको दे देगा, तो ये किसका कार्य करेगा, अम्ल का कार्य करेगा, और ये किसका कार्य करेगा, क्षार का कार्य करेगा। तो देखो इसको अपन लिख लेते हैं पहले, OH बचेगा, यदि H+ इसको दे देता है तो OH- बचेगा इसके अंदर, OH- बच गया साहब, प्लस NH3 है, इसको H+ और मिल गया, तो ये बन जाएगा NH4+। भाई एक तो हाइड्रोजन आया इसके पास में और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी तो आया, तो NH4+ हो गया टोटल। ठीक है, इसे तो अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, और इसे बोला जाता अमोनियम आयन। तो देखो भाई यहां पर अब क्या बात है, ये जो है ये क्या बन गया, प्रोटॉन दाता हो गया साहब, ये प्रोटॉन दाता, और प्रोटॉन दाता किसका कार्य करेगा, अम्ल का कार्य करेगा, हमें पता है ये बात। ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही है, और प्रोटॉन ग्राही किसका कार्य करेगा, क्षार का कार्य करेगा। ठीक है साहब, क्षार बन गया ये। अब आगे देखते हैं, इस अम्ल ने एक प्रोटॉन त्यागा और OH- में बदल गया। ये प्रोटॉन देना चाहता है क्या, नहीं देना चाहता, वो NH3 ज्यादा पावरफुल था इसलिए इससे प्रोटॉन छीन लिया उसने। यदि कोई इसको कमजोर मिल जाए तो ये उससे प्रोटॉन छीन सकता है अब। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, अब इधर आकर के क्षार बन गया, तो बना किससे, अम्ल से बना है, तो इसलिए अपने इसका नाम क्या देते हैं, अम्ल का संयुग्मी क्षार, अम्ल का संयुग्मी क्षार। ये इधर क्षार था, इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया और NH4+ में बदल गया। ये अब किसी और को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, कोई पावरफुल मिल जाए तो ये उसको प्रोटॉन दे देगा, देना पड़ेगा इसको। तो इसे आप क्या बोलोगे, अब क्षार का संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ठीक है ना भाई। अब एक जोड़ा आपको बताता हूं, समझना उस बात को, इसको समझ पा रहे हो आप, इधर अम्ल है और इधर अम्ल का संयुग्मी क्षार है, तो इस जोड़े को अपन नीचे उतारते हैं। हमने लिखा साहब HOH और डेस लगाया बीच में और लिख दिया मैंने OH-, तो ये एक जोड़ा बन गया आपके पास में। अब ये जोड़ा क्या है, इस जोड़ी को अपन बोलेंगे अम्ल और अम्ल का संयुग्मी क्षार, अम्ल व अम्ल का संयुग्मी क्षार। ठीक है ना, एक जोड़ा हो गया ये। हमें पता ये इधर अम्ल था, उधर जाकर के किस में कन्वर्ट हो गया, क्षार में कन्वर्ट हो गया, तो एक जोड़ा हमारे सामने है HOH OH-।
तो ये तो हो गया अम्ल और ये क्या हो गया, अम्ल का संयुग्मी क्षार, दोनों के एक साथ ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखते हैं हम। ये है हमारे पास में NH3 और इधर आके कन्वर्ट होकर के किस में बदल गया, NH4 प्लस में। तो दोनों जोड़ा बन गया ये, तो इसको अपन उतार लेते हैं NH3 डैश NH4 प्लस। तो ये क्या जोड़ा बना, इस जोड़े को क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्षार और क्षार का संयुग्मी अम्ल, क्षार का संयुग्मी अम्ल। ठीक है, ये जोड़ा हो गया भाई, ये क्षार है और ये क्षार का संयुग्मी अम्ल है। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे वह देखो, आप ये कहोगे भाई इस अभिक्रिया में HOH प्रोटॉन दे रहा है अतः ये अम्ल है। ठीक है, ये प्रोटॉन त्याग करके OH माइनस में बदल जाता है जिसे अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि इस अभिक्रिया में HOH प्रोटॉन दे रहा है अतः ये अम्ल है, और ये प्रोटॉन देख करके OH माइनस में बदल जाता है जिसे अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। ठीक हो गई इसकी बात। फिर दूसरा दो कि इस अभिक्रिया में NH3 प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है अतः ये क्षार है, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके NH4 प्लस में बदल जाता है जिसे क्षार का संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। क्या बोला हमने कि इस अभिक्रिया में NH3 प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है अतः ये क्या है, क्षार है, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके NH4 प्लस में बदल जाता है जिसे क्षार का संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और आप चाहें तो नीचे ये चीज दिखा सकते हो क्योंकि इसमें जोड़े दिखा दिए अपन ने, HOH और OH माइनस, ये क्या है अम्ल, और अम्ल क्षार का संयुग्मी क्षार, दोनों का युग्म हो गया ये। ऐसे ही NH3 और NH4 प्लस है तो इसमें क्षार और क्षार का संयुग्मी अम्ल, ये जोड़े बन गए दो अलग अलग। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। एक उदाहरण और देता हूं आपको इसी अवधारणा को समझाने के लिए। ठीक है, मिटा दूं। चलो भाई आगे देखते हैं एक उदाहरण और। तो उदाहरण मैं लेता हूं, अब मैंने ले लिया HCl और साथ में मैंने ले लिया H2O जल। पिछले उदाहरण में भी मैंने HOH लिया था तो वो भी जल ही था, और पिछली जो रिएक्शन थी HOH उसमें अपन ने लिया और वहां पर वो काम कर रहा था अम्ल का। किसका कार्य कर रहा था, वो अम्ल का कार्य कर रहा था। यहां पर देखेंगे कि ये क्या काम करता है। देखो भाई, यदि मैं H2O को HOH के रूप में लिखना चाहूं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें H प्लस और OH माइनस है और यहां पर दो आयन मौजूद है H प्लस और Cl माइनस। अब देखो यहां पर दोनों के पास में प्रोटॉन है, लेकिन आपको एक बात की जानकारी दे रहा हूं मैं कि HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH आर्हेनियस अवधारणा के अंदर आपने जितने भी अम्ल पढ़े हैं वो सब जल की तुलना में प्रोटॉन देने की ज्यादा क्षमता रखते हैं। इन सब में प्रोटॉन देने की क्षमता ज्यादा रहेगी, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो जल प्रोटॉन दे सकता है लेकिन प्रोटॉन देने की क्षमता ज्यादा HCl में है, इसलिए प्रोटॉन देगा कौन, यहां पर HCl प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन को क्या करेगा, लेने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो कोई भी अम्ल आ जाए, यदि आप उसको जल में घोल रहे हो तो वहां पर अम्ल ही प्रोटॉन देगा, जल प्रोटॉन नहीं देगा। कौन देगा, अम्ल ही प्रोटॉन देगा। वहां पर आर्हेनियस अवधारणा के अंदर जो भी अम्ल आपने पढ़े हैं वो अम्ल ही क्या करेगा, हमेशा प्रोटॉन देगा। तो भाई देखो, इसको आयनों के रूप में तोड़ लेता हूं मैं। ये H प्लस और Cl माइनस दो आयन है, ये प्रोटॉन इसको देना चाह रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो प्रोटॉन इसको मिला, तो प्रोटॉन इसको मिला तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, H3O प्लस। भाई दो हाइड्रोजन पहले से, एक और मिल गया तो H3O हो गया, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज साथ में लेकर के जाएगा तो पूरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपन ने दिखा दिया। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर कि ये चीज क्या है, प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता।
और ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता ही क्या होता है, अम्ल होता है साहब, ठीक है ना। ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता ही क्या होता है, अम्ल होता है। इसने प्रोटॉन ग्रहण किया तो ये प्रोटॉन ग्राही हो गया, प्रोटॉन ग्राही हो गया। और प्रोटॉन ग्राही ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार क्या होता है, क्षार होता है, तो क्षार हो गया ये, ठीक है ना साहब। अब ये यहां देखते हैं आगे अपन, तो देखो इसने प्रोटॉन त्यागा और इधर किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl माइनस में। ये प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है। अब जल जो है इस Cl की तुलना में प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा रखता था, इस कारण से इसने प्रोटॉन दे दिया इसको। ये देना तो नहीं चाहता था लेकिन ये पावरफुल है, इसलिए इससे प्रोटॉन क्या कर लिया, इसने छीन लिया। तो भाई अब ये किसका काम करेगा, प्रोटॉन लेने की क्षमता इसके पास में, तो ये किसका कार्य करेगा, क्षार का कार्य करेगा। लेकिन बना किससे, अम्ल से बना है, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, अम्ल का संयुग्मी क्षार। क्या बोला हमने इसको, अम्ल का संयुग्मी क्षार, क्योंकि क्षार तो वो है और अम्ल से बना है, इसलिए अम्ल का संयुग्मी क्षार इसको बोल दिया। उधर देखो अब H3O+ को किससे बना है, क्षार से बना है, लेकिन वो प्रोटॉन ले चुका है। तो अब उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता कोई पावरफुल मिल जाए उससे भी ज्यादा, तो उसको प्रोटॉन देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्षार से बना है, तो क्षार का संयुग्मी अम्ल बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जोड़े बना लो एक बार, तो एक जोड़ा तो ये बना ले अपन, किस किस का है, HCl Cl माइनस, तो ये जोड़ा जो है ये तो क्या है, अम्ल, और अम्ल का संयुग्मी क्षार, अम्ल और अम्ल का संयुग्मी क्षार, ठीक है। दूसरा जोड़ा बना लेते हैं, तो H2O और H3O+। भाई मैंने कौन सा जोड़ा उठाया, अब ये वाला जोड़ा उठाया, इधर वाला, ठीक है ना। इधर ये क्षार है और उधर क्या बन गया, क्षार का संयुग्मी अम्ल बन गया। तो लिख देते हैं यहां पर, ये तो हो गया क्षार और ये क्या हो गया, क्षार का संयुग्मी अम्ल, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपन कहेंगे कि इस अभिक्रिया में HCl प्रोटॉन दाता है, तो अतः ये क्या है, अम्ल है। ये प्रोटॉन देकर के Cl माइनस में बदल जाता है, जिसे अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्या बताया हमने कि उपरोक्त अभिक्रिया में HCl प्रोटॉन दाता है, अतः यह अम्ल है, और ये प्रोटॉन देकर के Cl माइनस में बदल जाता है, जिसे अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। दूसरी बात क्या बोलोगे कि इस अभिक्रिया में H2O प्रोटॉन ग्राही है, अतः ये क्या है, क्षार है, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्षार का संयुग्मी अम्ल बोला जाता है। क्या बोला हमने कि इस अभिक्रिया में H2O प्रोटॉन ग्राही है, अतः ये क्षार है, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है, तो इसे क्षार का संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। तो इस तरीके से दो उदाहरण मैंने आपको दिए ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा को समझाने के लिए। ये अवधारणा किसी भी पदार्थ को पर्टिकुलर अम्ल या क्षार घोषित नहीं करेगी। जो रिएक्शन होगा उसमें वो प्रोटॉन दे रहा है या ले रहा है, इस आधार पर ये उसको अम्ल या क्षार बताएगी। जैसे पिछला वाला जो रिएक्शन था उसमें HOH प्रोटॉन दे रहा था, तो वो अम्ल का काम कर रहा था वहां पर। लेकिन इस अभिक्रिया में HOH या H2O जो है वो किसका काम कर रहा है, क्षार का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन ले लिया साहब। क्या कर लिया इसने, प्रोटॉन ले लिया। तो जल अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। यदि कोई उसको प्रोटॉन देने वाला मिल जाएगा तो वो किसके समान कार्य करने लग जाएगा, क्षार के समान कार्य करने लग जाएगा। और यदि कोई जल से प्रोटॉन लेने वाला मिल गया तो वहां पर जल किसका कार्य करेगा, अम्ल का कार्य करेगा।
तो स्थिति के अनुसार अम्ल और क्षार बनेंगे, फिक्स नहीं है कि जल हमेशा अम्ल ही होगा, फिक्स नहीं है कि NH3 हमेशा क्षार ही होगा। अभिक्रिया के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा कि यदि वो प्रोटॉन ले रहा है तो वो क्षार है, प्रोटॉन दे रहा है तो वो क्या है, अम्ल है। तो यह अवधारणा अभिक्रिया पर आधारित है। ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना में तो क्या जो आर्रेनियस अवधारणा थी उसमें तो अपन पदार्थों को जल में घोलते थे, यदि वो H+ दे देता था तो अम्ल है और यदि वो OH- देता था तो क्षार है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कह रहा है अभिक्रिया। देखो आप, अभिक्रिया में प्रोटॉन दे रहा है तो अम्ल है और अभिक्रिया में प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो वो क्षार है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण भी आपने उतार लिया होगा, वीडियो पॉज करके उतार लिया। अब इस अवधारणा की एक छोटी सी कमी आपको बताता हूं मैं, तो मैं मिटा देता हूं इसको अब। तो देखो भाई इसकी कमी क्या रह गई है, कमियां या सीमाएं। ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना की कमी या सीमाएं, कमी या सीमाएं। तो क्या कमी या कमी सीमाएं हैं, तो देखो कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। CO2, SO2, ये दोनों अधातु ऑक्साइड है। ये क्या है, अधातु ऑक्साइड है ये, ठीक है ना। और एक उदाहरण अपन ले रहे हैं BF3 का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें आप देख लो दोनों में हाइड्रोजन है क्या, है ही नहीं हाइड्रोजन, तो ये प्रोटॉन दे ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। जब हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोटॉन देंगे कहां से, प्रोटॉन तो जब देते जब इसमें हाइड्रोजन होता और वो H+ आयन के रूप में निकलता। ये BF3, तो इसमें भी प्रोटॉन तो नहीं है, लेकिन ये तीनों पदार्थ क्या करते हैं, अम्ल का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, ये तीनों पदार्थ अम्ल का कार्य करते हैं। तो इस अवधारणा की कमी क्या रह गई है कि इस अवधारणा के द्वारा प्रोटॉन रहित अम्लों की अम्लीय प्रकृति को नहीं समझाया जा सकता है। इस अवधारणा के द्वारा प्रोटॉन रहित अम्लों की अम्लीय प्रकृति को नहीं समझाया जा सकता है। ये सब अम्लीय प्रकृति के हैं लेकिन इनमें प्रोटॉन नहीं है। ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जितने भी अधातु ऑक्साइड है सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं लेकिन इनमें प्रोटॉन नहीं है। तो ऐसे अम्ल है जिनमें प्रोटॉन ही नहीं है, तो ऐसे अम्लों की प्रकृति को इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते हो, क्योंकि ये अवधारणा तो ये कह रही है भाई अम्ल है तो वो प्रोटॉन देगा। अब इसमें प्रोटॉन ही नहीं है तो देगा कहां से, ठीक है ना। तो ये इसकी कमी आप नोट्स में डाल सकते हो। क्या डालोगे कि प्रोटॉन रहित अम्लों की अम्लीय प्रकृति को इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सी ही यह अवधारणा थी अपनी जो आज कंप्लीट हो गई है। देखो अपन ने क्या कहा कि ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, तो यह अवधारणा जॉन्स ब्रोंस्टेड और थॉमस एम लोरी के द्वारा दी गई थी और यह अवधारणा सीधी सीधी बातें बोलती है प्रोटॉन देने वाले पदार्थ अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसके अलावा ये एक बात और कह रहा था भाई, जब एक अम्ल क्षार अभिक्रिया या प्रक्रम होता है तो जो अम्ल होता है उससे एक प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की ओर होता है, जिससे एक अन्य क्षार बन जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अम्ल का संयुग्मी क्षार बोलते हैं। और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद में वो एक अन्य अम्ल में बदल जाता है जिसे क्षार का संयुग्मी अम्ल बोला जाता है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी इसी अवधारणा को बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतनी ही बात लेकर के अपन चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लुईस अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।